नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। आज वो कैब का एक सेक्शन अपने कंप्लीट करने वाले हैं। अधिकतर एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। किसका पार्ट अपने करने वाले हैं? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सेक्शन है जो अपने कंप्लीट करने वाले हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स का मतलब क्या हुआ? मुहावरे। इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरे। मुहावरे अपने कवर करने वाले हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मुहावरों से संबंधित? अभी करते हैं बात। पहले एक मुहावरा आपके सामने रखता हूं। बेसिकली ये बात ध्यान रखिए, ईडियम्स के जो क्वेश्चन है ना, इनके दो तरीके रहेंगे। तो पहले अपने एक जितना क्लास के अंदर जितने याद रख सकते हैं उतने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास एक यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल है फिलहाल, वो है अल्फा एंड ओमेगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ अपने पास? अल्फा एंड ओमेगा। इसको समझिए आप, अल्फा एंड ओमेगा का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आपने हमेशा पढ़ते आए हैं ना कि अल्फा बीटा गामा, ये शुरुआत से लेकर स्कूल लेवल से लेकर अभी तक हमारे काम आ रहे हैं। तो अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग, मतलब शुरुआत व अंत। जैसे मान लीजिए सेंटेंस बन रहा अपने पास, योगा इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ आर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जैसे योगा इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ आर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अल्फा एंड ओमेगा, तो योगा जो है वो हमारे जीवन का क्या है अभी? अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का क्या मतलब हुआ? शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे जीवन के साथ चलता है। ऑफ आर फिजिकल, हमारे शारीरिक और स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम शारीरिक तौर पर और फिजिकली शारीरिक तौर पर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पर क्या होना चाहते हैं? वेल बीइंग, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो योगा जो है अल्फा एंड ओमेगा है। तो अल्फा बीटा गामा ऐसे रिलेट करके कहानी बना लीजिए। हम निमोनिक्स के माध्यम से इसको याद कर रहे हैं, जितना बेहतर याद हो सकता है उतने में कमांड रखिएगा। तो योगा इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ आर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये पैटर्न है, इसे आप याद रख सकते हो। तो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग। पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? वो दो तरीके हैं उसके पास। एक तो वो क्या करेगा, कोई सेंटेंस दे सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने आपको यही सेंटेंस दे दिया, यही, और उसमें करेगा वो अल्फा एंड ओमेगा, इसको अंडरलाइन करेगा। आपको डायरेक्शन भी देगा, निश्चिंत रहिए, आपको डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा कि भाई मैंने एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक ईडियम दिया है, उस ईडियम को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। चार ऑप्शन है, अर्थ बताइए। अर्थ हिंदी में तो लिखकर नहीं आने वाला है, ये तो पक्की बात है। अर्थ जो है वो हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा, इंग्लिश में ही होगा जो भी मामला होना है। तो अल्फा एंड ओमेगा, तो मान लीजिए योगा इज अल्फा एंड ओमेगा, ऐसे वाक्य उसने दे रखा होगा, चार ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपने देखना उन ऑप्शंस के अंदर द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग, मतलब शुरुआत से अंत तक, ऐसा ऑप्शन आपको कहां मिलता है, वो आपका उत्तर होगा। कई बार ये तरीका कर सकता है, या फिर उसके बाद एक तरीका और भी है, वो केवल और केवल ईडियम ही देगा, वाक्य देगा ही नहीं, सेंटेंस देगा ही नहीं, केवल और केवल आपके सामने क्या रखना है उसने? एक ईडियम ही रख देना है। और उस ईडियम में आपको क्या करेगा, जैसे ये लिख दिया उसने अल्फा एंड ओमेगा, और डायरेक्शन देगा कि भाई मैंने एक ईडियम दिया है, चार ऑप्शन है, उत्तर बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने होंगे और उनमें से आपको द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग ये ढूंढना पड़ता है। यहां बेसिकली ना वो बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है, कौन सा? जिसने कभी ईडियम्स पढ़े ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं इस सेक्शन के ऊपर, वो तो फंस जाएंगे भाई। तो अल्फा एंड ओमेगा, चार ऑप्शन आए, पढ़ा कभी है ही नहीं, तो कई बार आंसर तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल उसके लिए हो सकता है। पर जिन बच्चों की रीडिंग स्किल ठीक ठाक है, बेहतर अनुवाद कर लेते हैं, सेंस का प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या करेंगे, अगर सेंटेंस उसने दे दिया और इस तरीके से उसने अल्फा एंड ओमेगा जो भी ईडियम हो उसको अंडरलाइन किया, चार ऑप्शन दिए, वहां वो बच्चे के फंसने की संभावना कम है जिसकी रीडिंग ठीक है, चाहे उसने वो ईडियम कभी भी ना भी पढ़ा हो तब भी, क्योंकि वो ऑप्शन से कहीं ना कहीं हिंट लगा लेगा, वो ऑप्शन की मदद ले सकता है उस पर्टिकुलर वाक्य के अंदर, उसकी यहां वो जो है सही करके आ सकता है क्वेश्चन को। ये फॉर्मेट बन सकता है भाई। पर फिलहाल अपने पास है अल्फा एंड ओमेगा, इसका अर्थ हो गया द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ समथिंग। और देखते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, इसका अर्थ क्या बना? वाइल्ड गूज चेज का मतलब अ फ्यूटाइल एफर्ट। इसका अर्थ क्या बना? अ फ्यूटाइल एफर्ट, मतलब व्यर्थ का प्रयास, निरर्थक प्रयास, व्यर्थ का प्रयास या निरर्थक प्रयास। ए वाइल्ड गूज चेज, हंस को बोलते हैं
गूज। वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, जंगली हंस का पीछा करा जा रहा है, तो जंगली कोई हंस होता ही नहीं है, तो पीछा करने का फायदा ही क्या है, व्यर्थ का मतलब प्रयास है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर ऐसे फॉर्मेट जो आप बना सकते हो, तो ये इनको ध्यान में रखिएगा। वाइल्ड गूज ऐसे सेंटेंस में दिया जा सकता है, और सीधा ऑप्शन सेंटेंस में देगा तो भी ऑप्शन देने हैं, सीधा आइडियम देगा तब भी आपको उसने ऑप्शन दे देने, कैसे भी आपके काम इसके अंदर आ सकता है, इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस हो, सर्चिंग फॉर अ ट्रू लव इज अ वाइल्ड गूज चेज, सर्चिंग फॉर अ ट्रू लव इज अ वाइल्ड गूज चेज, सच्चे प्यार की तलाश करना क्या फ्यूटाइल व्यर्थ का प्रयास है, ऐसे फॉर्मेट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, काम आएगा। फिलहाल अपने पास इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, संकट की स्थिति में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर अपने पास हो, ही वॉज इन अ टाइट कॉर्नर एट दैट टाइम, उस समय जो वो था वो एक टाइट कॉर्नर में था, मतलब संकट की स्थिति में था। ही वॉज इन अ टाइट कॉर्नर, ये अपना आइडिया है जी, इन अ टाइट कॉर्नर, ही वॉज इन अ टाइट कॉर्नर एट द टाइम, उस समय वो जो था वो एक संकट की स्थिति में था। वॉज अगर मैं आपसे साथियों से पूछ लूं यहाँ पर कि वॉज यहाँ पर क्या है, वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा वॉज यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कैसे कॉर्नर में बैठे, जहां पे बिल्कुल टाइट हो रखा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें क्या नहीं करें, मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ टाइट कॉर्नर, याद रखिएगा ये काम आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एन एक्स टू ग्राइंड, छुपा हुआ स्वार्थ होना, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, छुपा हुआ कोई स्वार्थ होना, आपका किसी चीज के प्रति खुद का स्वयं का कोई स्वार्थ है। एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंडर चल रहा होता है ना, उस ग्राइंडर के अंदर आपने क्या कर दिया, अपना एक एक्स, आप अपना एक्स का मतलब वैसे क्या होता है भाई, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी वगैरह जो रहती है ना, उसको आप लिए खड़े हो वहां पे, तो आपको लगे जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसके एक्स को, इस एक्स को इसमें ग्राइंडर में डाल दूंगा, छुपा हुआ आपका खुद कुछ खुद स्वयं का कोई ना कोई स्वार्थ है उसके साथ। तो अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, स्वयं का कोई आपने स्वार्थ जो जोड़ रखा हो किसी के साथ, ये फॉर्मेट बन जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, काम आएगा आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास डाई इन हार्नेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल वर्किंग, नौकरी के दौरान मृत्यु होना, नौकरी के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो डाई इन हार्नेस अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, काम आएगा आपके, इंपॉर्टेंट भी है, जरूर जरूर काम आएगा, डाई इन हार्नेस। तो ध्यान रखिए, ही डाइड इन हार्नेस मतलब ही डाइड इन हार्नेस, सीधा सही है, काम करने के दौरान मृत्यु जो होगी उसकी, नौकरी के दौरान मृत्यु हुई, तो ही डाइड इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब भी हरा नहीं वो, डाई इन हार्नेस, हारा नहीं वो, अपनी नौकरी करते हुए उसने जो है वो उसकी मृत्यु हुई, हारा नहीं था वो, अपने काम को करते हुए मृत्यु प्राप्त हुई उसे, ऐसे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ व्हाइट एलिफेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, अनुपयोगी महंगी वस्तु, महंगा लेकिन उपयोगी नहीं, व्हाइट एलिफेंट, आमतौर पर व्हाइट एलिफेंट देखा है अपनों ने, नहीं, ब्राउनिश टाइप का एलिफेंट तो अपनों ने देखा रहता है, क्योंकि एक तो उसकी सार संभाल थोड़ी है जो सस्ती पड़ती है, काम भी आता है, यूजफुल भी है, लेकिन व्हाइट एलिफेंट सफेद आती, एक तो महंगा बहुत आता है, ऊपर से उपयोगी भी नहीं है, ऐसे मानकर चल सकते हो। तो व्हाइट एलिफेंट, जैसे अगर अपने बात करें एग्जाम्पल की, he bought a SUV, he bought a SUV, तो यूं बना लीजिए, he bought a big car, he bought a big car but it was white elephant for him, उसने एक बड़ी एसयूवी खरीदी लेकिन इट वॉज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम, ये उसके लिए क्या, अनुपयोगी और महंगी, महंगा बहुत है, उपयोग कुछ आ नहीं रहा मान लीजिए, तो ही बाउट अ बिग कार, उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब बड़ी गाड़ी खरीद तो ली लेकिन वो एक तो महंगी बहुत है, अनुपयोगी, उसके लिए ज्यादा उपयोगी भी नहीं है, तो कोई फॉर्मेशन ऐसा बन जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या बनता है, महंगा लेकिन उपयोगी नहीं, इस फॉर्मेशन को ध्यान में रखिए, काम आएगा व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस अनफेवरेबल सिचुएशन, अंजाम भुगतना, अंजाम भुगतना, इसको ध्यान में रखें, टू फेस द म्यूजिक, तो टू फेस अनफेवरेबल सिचुएशंस,
अंजाम भुगतना, ऐसी स्थितियों का सामना करना जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर थे ही नहीं। अंजाम भुगतना, कोई चीजें थी जो आपके फेवरेबल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं थी टू फेस द म्यूजिक। संगीत सुनने को मिल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के दौरान आपको क्या है, अगल बगल में कहीं भी आपके आस पड़ोस में म्यूजिक बजना शुरू हो गया, तो आप किसका सामना करो, म्यूजिक का। तो आप क्या करो, फेस अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल सिचुएशन का आप सामना कर रहे हो जिसको आप फेवर नहीं कर सकते। पढ़ाई के दौरान अगर इधर उधर म्यूजिक बजने लग जाए तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप अंजाम भुगत रहे हो उसका। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो पढ़ाई के दौरान तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। एग्जाम के अंदर ढंग से याद नहीं रहेगा, वो गाने जरूर याद आ सकते हैं पर वो याद नहीं रहेगा। ऐसे रिलेट करके याद रख लो। छोटी मोटा ऐसा निमोनिक्स वाला पैटर्न अगर आप अपनाया करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं फायदे मिलते हैं। छोटा मोटा निमोनिक्स का पैटर्न चुनिए आप। रिकॉल करना अति महत्वपूर्ण है भाई। अगर आपने रिकॉल नहीं किया, रिकॉल का मतलब अगर रिवीजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। रिवीजन करना जरूरी रहता है। बच्चे क्या करते हैं, इनको लगता है ऐसे कहानी बाद में भूल जाएंगे। रिवीजन करोगे तो नहीं भूलोगे, कहानी थोड़ी याद रखनी है, वो इडियम याद रखना है, वो मुहावरा याद रखना है। छोटा मोटा निमोनिक्स तो इसलिए बनाया जा सकता है, आप खुद अगर ये काम करोगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। निमोनिक्स पर जो बच्चा स्वयं काम करता है ना, उसको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जो किसी और की कहानी बनाए हुए के ऊपर अपनी स्टोरी क्रिएट करता है, मान लीजिए मैं कोई छोटी मोटी कहानी बना रहा हूं, आप उसी पर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए, ये ठीक नहीं। खुद आप कैपेबल है, क्रिएटिव बनिए, खुद कर सकते हो आप ये सेम टू सेम काम। नेक्स्ट पे चलते हैं। एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल ऑफ वन साइड डियरली वन, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन साइड, किसी आंख के तारे हो आप, तो एप्पल ऑफ वन साइड डियरली वंस, आंखों का तारा होना। इसके अंदर एक और भी आप याद रख सकते हैं, एक इडियम और आपको बताता हूं मैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी एक इडियम है जी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवाद का कारण। ये अर्थ क्या बनता है इसका, विवाद का विषय, विवाद का विषय, विवाद का कारण बनता है। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, कश्मीर इशू, कश्मीर इशू हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का जो विषय रहा है वो क्या रहा है अभी, कश्मीर का जो मामला वो हमेशा से क्या रहा है अभी, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहा है। ठीक है ना, असहमति का कारण रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का विषय भी कह सकते हो, झगड़े का कारण भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, झगड़े का कारण, झगड़े का कारण रहा है, ये भी फॉर्मेट बनता है। ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कश्मीर में एप्पल ही होते हैं, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति। ठीक है ना, तो असहमति का कारण हो सकता है, झगड़े का कारण हो सकता है। एप्पल का मतलब सेव होता है, तो एप्पल जो है वो कश्मीर में होते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एप्पल मतलब सेव, कश्मीर को लेकर हमेशा से क्या रहा है, असहमति रही है कि एप्पल जो सेव कश्मीर जो वो इधर भारत का है कि पाकिस्तान का, दोनों इसी मामले को उलझे रहते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए। और एप्पल ऑफ वन साइड डियरली वन, भारत जो कश्मीर जो वो भारत की आंखों का तारा है, एप्पल ऑफ वन साइड भारत की आंखों का तारा है। ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। एक अपने पास फिर से एप्पल आ चुका है भाई, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ गुड कंडीशन, सुव्यवस्थित होना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब पहले आप एप्पल खाते हो, फिर पाई, पाई को आप यूं रिलेट करके से जो केक वगैरह से बनता है ना, तो एप्पल पाई ऑर्डर, तो पाई का मान होता है ना 22/7, गणित में भी आप पढ़ते होंगे। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही तरीके से आप चीजों को रखते हो। सुबह सुबह आपने एक एप्पल खाया, सेव खाया, फिर पानी वगैरह पी रहे हो, ऑर्डर एक क्रम है, ये क्या हो, आप सुव्यवस्थित हो, इन अ गुड कंडीशन। He put the things in an apple pie order. He put the things, उसने चीजें रखी एक एप्पल पाई ऑर्डर में। पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल रहा हूं मैं, है ना, तो उसने चीजों को जो है वो व्यवस्थित तरीके से रखा। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। फिर से यहाँ पे एप्पल आ रहा है अपने पास। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का मुद्दा। फिर आ गया भाई अपने पास बोन ऑफ कंटेंशन। बोन का मतलब क्या होता है वैसे, हड्डी। तुमने कहते हैं ना कि यार गले में हड्डी बन रखा है वो, यार बहुत बार समस्या होती है, तो विवाद का विषय, विवाद का मुद्दा। एक और आपको यहाँ पे एडियम याद करा देता हूं मैं, एक एडियम और अपने यहाँ पे याद कर सकते हैं, वो होता है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट ये भी एक एडियम है भी। मूट पॉइंट का भी मतलब क्या होता है, वही विवाद का विषय, जो पीछे आया था ना अपने पास, वैसा वैसा विवाद का विषय भी। मूट पॉइंट
जैसे कोर्ट होती है ना, मूट कोर्ट्स रखवाए जाते हैं, एलएलबी वगैरह जो बच्चे करते हैं, मूट कोर्ट्स रखवाई जाती है। तो मूट कोर्ट क्यों रखवाई जा रही है? क्योंकि भाई कोर्ट में कोई व्यक्ति क्यों जाता है, कुछ ना कुछ तो विवाद का विषय होगा ही होगा, तभी जा रहा है वो कोर्ट के अंदर। तो मूट पॉइंट ये फॉर्मेशन है। तो मूट कोर्ट से याद रख लिया, मूट पॉइंट कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मूट कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है। मूट कोर्ट का मतलब कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उससे रिलेट कर लीजिए। तो मूट पॉइंट का मतलब हो गया विवाद का विषय, ऐसे दिमाग में आप इसको रख सकते हो, बन जाएगी बात। ठीक है, तो मूट पॉइंट भी एक इडियम है, मुहावरा है, विवाद का विषय। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट मतलब लेबरिंग टॉयलिंग टिल लेट नाइट, कठोर परिश्रम करना, देर रात्रि तक पढ़ना या काम करना, देर रात्रि तक पढ़ना या काम करना। जैसे इफ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इफ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो नो वन कैन प्रिवेंट you from your selection. No one can prevent you from selection. इसमें prevent you का जगह पे आप क्या कर सकते हो, no one can stop you, no one can stop you, कोई नहीं रोक सकता आपको from your selection. इफ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, अगर आप क्या करते हो, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब कठिन परिश्रम करते हो, देर रात्रि पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता फ्रॉम योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कंडीशनल्स का पहला रूल अप्लाई किया मैंने इसके अंदर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं ना अपनों ने, उसी में पैटर्न ये बन गया है। तो इफ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम योर सिलेक्शन। पेपर के अंदर कैसे आ सकते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल को अंडरलाइन करके 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बेटा ईडीएम है, आपको डायरेक्शन देगा कि अब इसका अर्थ बताइए, या केवल और केवल ईडीएम लिख कर देगा, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे और बोलेगा बेटा अर्थ बता। ऐसे भी पैटर्न बन सकता है, नो डाउट। एट वंस फिंगर टिप्स या फिंगर एंड्स, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट पूर्ण ज्ञान होना। तो जैसे इफ यू वांट टू improve, if you want to improve your English language, अगर आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट बी, आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट बी क्लियर द वोकैब, तो आपको वोकैब को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। यू मस्ट बी क्लियर द वोकैब एंड मेक इट ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये क्या कह रहा है भाई, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हो तो यू मस्ट बी क्लियर द वोकैब आपको क्लियर करनी पड़ेगी, एंड मेक इट ऑन योर फिंगर टिप्स, और क्या करना पड़ेगा, इसे फिंगर टिप्स के ऊपर क्लियर करना पड़ेगा। एट वंस फिंगर एंड्स या फिर टिप्स, ये फॉर्मेट भी ऐसे भी बनाए जा सकते हैं ऐसे वाक्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए डैम्प स्क्विब, कंप्लीट फेलियर, संपूर्ण पराजय। ए डैम्प स्क्विब, इसका अर्थ होता है कंप्लीट फेलियर। मान लीजिए सेंटेंस बने, वी शुड नॉट think about a damp squib। हमें संपूर्ण पराजय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट अ डैम्प स्क्विब, वी शुड वर्क ऑन इट, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। संपूर्ण पराजय के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो डैम्प स्क्विब, संपूर्ण पराजय, डैम्प का मतलब डूबे आप, स्क्विब तो स्क्विब नहीं करना, उसके अंदर डूबना नहीं, आपको उसके ऊपर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसे करके इसके ऊपर दिमाग लगाया जा सकता है, यूं याद रखिए। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पैड, टू बी आउटस्पोकन, एक्सट्रोवर्ट, स्पष्टवादी। जैसी बात है बिल्कुल वैसे की ही वैसी करते हो आप। फावड़े को फावड़ा कहना,
मतलब जो बात है जैसी, जैसे अंधे को अंधा कहना, जैसी बात है बिल्कुल वैसी की वैसे करो, बात को घुमा फिरा के सामने किसी के प्रस्तुत नहीं कर रहे हो आप। टू कॉल अ स्पैड, स्पैड का मतलब आमतौर पर फावड़ा भी होता है। टू कॉल अ स्पैड, जैसी बात है बिल्कुल वैसी की वैसी करना भाई, टू कॉल अ स्पैड। तो आप यूं भी मानकर चल सकते हो अपैरेंटली का भी मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बात करता हो, कैंडिड, स्पष्ट बात करता हो, क्लियर कट बात करता हो, उसे भी बोलते हैं टू कॉल अ स्पैड। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, एन अनट्रू स्टोरी या एक कॉन्कॉर्डेंट स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी आपने अपनी तरफ से बना रखी है। तो ऐसे एक और फॉर्मेट होता है अपने पास, आइवरी टावर। ये भी एक ईडियम है भाई, ये भी अपने आप में एक आइवरी टावर क्या है, ईडियम है, मनगढ़ंत से मिलता जुलता। आइवरी टावर का मतलब क्या होता है, काल्पनिक लोक में जीना, काल्पनिक लोक, इसका अर्थ क्या होता है, काल्पनिक लोक। ये भी एक ईडियम है। तो जैसे एक कॉक एंड बुल स्टोरी, तो कॉक और बुल स्टोरी भी अनट्रू स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, किसी ने देखा नहीं, कोई सुना। तो ऐसे ही एक आइवरी टावर, ये भी एक मुहावरा, इसका अर्थ करता है काल्पनिक लोक। तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं इस पे अपने। ही इज लिविंग इन एन आइवरी टावर, he is living in an ivory tower, he doesn't want to see the reality of the world, he is living in an ivory tower, वो एक काल्पनिक लोक में जी रहा है। वो क्या नहीं देखना चाहता भाई, संसार की वास्तविकता को नहीं देखना चाहता वो। He is living in an ivory tower, वो एक काल्पनिक लोक में जी रहा है और वह संसार की वास्तविकता को नहीं देखना चाहता है। ये बन जाएगा फॉर्मेट, इसको दिमाग में रखिए। तो दो हो गए यहाँ पे याद। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू बेल द कैट, टू डू समथिंग एट वंस रिस्क, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कहानी पढ़ी है आपने कभी कभी, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू बेल द कैट, ये कहानी होती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। सबने योजना तो बना ली चूहों ने, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो फिर जब बिल्ली आया करेगी ना तो वो घंटी बजेगी, हमें पता लग जाएगा, हम छुप जाएंगे, सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। फिर वहीं पे बुजुर्ग बिल्ली बैठी रहती है, बिल्ला बिल्ली, वो कहता रहे वो तो तुम्हारी बात तो ठीक है, प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर मुझे ये बताओ ये घंटी जाके बांधेगा कौन। फिर सब चूहे सोचते हैं कि अरे ये तो किसी ने सोचा नहीं कि बिल्ली के गले तक जाएगा कौन। तो फिर वो प्लान जो है वहीं का वही फेल हो जाता है। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधे, मतलब टू डू समथिंग एट वंस, अपने रिस्क पे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। टू बेल द कैट, ये फॉर्मेशन बन जाएगा, आईडी में काम आएगा। ए रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट या फिर मेमोरेबल डे, महत्वपूर्ण दिवस, ए रेड लेटर डे। फॉर्मेट कैसे बनेगा रेड लेटर डे का, द डे ऑफ योर सिलेक्शन, द डे ऑफ योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन का जो दिन होगा, द डे ऑफ योर सिलेक्शन will be a red letter day, will be a red letter day for your family, आपके परिवार के लिए। द डे ऑफ योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन वाला दिन जो होगा ना, विल बी अ रेड लेटर डे, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा भाई, महत्वपूर्ण दिवस होगा फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए। ऐसे करके रिलेटिव से याद रख सकते हैं आप, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लू आइड बॉय फेवरेट स्टूडेंट, ब्लू आइड बॉय फेवरेट स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी। ही वॉज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज टीचर, वो अपने टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। ऐसे फॉर्मेशन बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है इडियम कोल्ड ब्लड, ये क्या होता है, कोल्ड ब्लड, ये भी एक इडियम है भी, कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझकर, सोच समझकर, जानबूझकर सोच समझकर, ये भी फॉर्मेट बनता है, जानबूझकर सोच समझकर कोई काम आप करते हो, डेलिबरेटली, ठीक है ना। ब्लू आइड बॉय का तो मतलब होगा फेवरेट स्टूडेंट, एक ये ब्लू को याद रखिएगा ना, ठीक है ना। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब फेवरेट स्टूडेंट हो गया। एक ब्लू ब्लड होता है, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब कहता है अरिस्टोक्रेट परिवार से संबंधित जो रहता है, ठीक है ना, अरिस्टोक्रेट फैमिली के संबंधित जो रहते हैं, ब्लू ब्लड उससे रहता है। एक कोल्ड ब्लड है, जानबूझकर कोल्ड ब्लड, इसे ध्यान में रखिएगा। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट,
एट द 11th, 11वें घंटे में, मतलब बिल्कुल अंतिम समय पे। तो जैसे सेंटेंस हो अपने पास, ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, उसने अपना नॉमिनेशन जो है फाइल किया, दर्ज किया एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, 11वें घंटे में। 11वें घंटे का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ही 11 बजते हैं, चाहे दोपहर के चाहे रात के, तो वो एएम पीएम वाली थ्योरी शुरू हो जाती है ना, एएम पीएम चेंज होते हैं, उससे रिलेट कर लो, वो अंतिम क्षण चल रहा होता है एएम पीएम को चेंज होने का। तो एट 11th आवर, एट द 11th आवर, अंतिम समय पे, एट द लास्ट मोमेंट। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन हु कीप्स वंस प्रॉमिस, वादे का पक्का, अपनी जुबान का पक्का। जैसे सेंटेंस हो, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का पक्का है, जुबान का पक्का है, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। एक इडियम और बताता हूं आपको यहां पे मैं, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ये भी एक अपने आप में इडियम है जी, ये भी इडियम है। इसका कोई अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, ही ए मैन ऑफ लेटर्स, ही हैज रेड, ही हैज रेड, रेड बोला जाएगा, रीड नहीं, ही हैज रेड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों की संख्या में वो किताबें पढ़ चुका है। ही इज रियली अ मैन ऑफ लेटर्स। ये हमने वाक्य के अंदर इसको प्रयोग कर दिया। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हुआ, साहित्य में दक्ष कह सकते हो, साहित्य में दक्ष, या फिर विद्वान भी कहा जा सकता है, इसे क्या कह सकते हो, विद्वान, स्कॉलर, ये फॉर्मेट बनता है। तो ये मैन ऑफ लेटर समझ लिया अपनों ने यहाँ पे, और मैन ऑफ वर्ड समझ लिया। तो ही हैज रेड 1000, और ये हैज तो हेल्पिंग ऑफ रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, उच्चारण जो है वो इस प्रकार से इसका रहता है। इसको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। एक और देखते हैं, ग्रीज समवन्स पाम, टू ब्राइब, रिश्वत देना, ग्रीज समवन्स पाम, रिश्वत देना भाई, ग्रीज समवन्स पाम, रिश्वत देना। एक होता है हश मनी, एक क्या रहता है, हश मनी, ये भी एक इडियम है जी। हश मनी जो है ये भी क्या एक मुहावरा है, हश मनी। तो ग्रीज समवन्स पाम का मतलब टू ब्राइब, रिश्वत देना, और ग्रीज हश मनी का मतलब क्या होता है, मुंह बंद रखने दी गई रिश्वत, मुंह बंद रखने के लिए दी गई रिश्वत, मुंह बंद रखने के लिए दी गई रिश्वत। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल की बात करें, समटाइम्स पॉलिटिशियंस पे हश मनी, कई बार जो है वो राजनेता लोग जो होते हैं वो हश मनी मतलब मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत देते हैं। तो समटाइम पॉलिटिशियंस पे हरी मनी टू हाइड देयर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स को छुपाए रखने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए दी गई रिश्वत, ये फॉर्मेशन बनता है। तो ये कुछ हमने इडियम समझे हैं भाई। 21 पे आके रोकता हूं, 3-4 हमने इसमें और अपनी तरफ से ऐड करे थे, इनको दिमाग में रखिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर इतने इडियम्स, इनको रिकॉल जरूर कर लेना, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉल अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। रिकॉल करना जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे जब इन चीजों को आप सीखोगे, समझोगे, प्रयोग में लाओगे, तब ये चीजें और इंप्रूव होती चली जाएंगी। मैंने आपको एक बेसिक से एक ऐसा टास्क सौंपा है, कहा यार इतने तो याद किए जा सकते हैं। प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं, या तो केवल ईडियम दे देगा सेंटेंस के अंदर वो आपको कि भाई ये ईडियम है और 4 ऑप्शन देगा आपको, सेंटेंस देगा ही नहीं, मतलब केवल क्वेश्चन ही दे रहा है और केवल एक ईडियम आपके सामने लिखकर छोड़ रहा है। और या फिर वो क्या कर सकता है, आपको प्रॉपर उसने क्या करना है, एक सेंटेंस दे देगा जैसे इस प्रकार से, और उसके अंदर अंडरलाइन कर देगा और आपको हिंट दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा कि मैंने एक ईडियम दिया है और उसका अर्थ बता दो। कैसे भी फॉर्मेट बन सकता है। इनको रिकॉल करिएगा, रिकॉल करना इनको बहुत ही जरूरी बनता है। अगर रिकॉल नहीं करोगे तो काम नहीं चले, इनको दोबारा पढ़ना है जो जरूरी बनता है।
ऐसे ध्यान में आप है जो इनको रख सकते हो। तो एट वंस फिंगर टिप्स आया था, उसका मतलब टिप्स पे रखना, हाथों हाथ कोई चीज जो है तैयार रखना, ये फॉर्मेट आप ध्यान रख सकते हो। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब साहित्य में दक्ष, और ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, अपनी बात का पक्का, अपनी जुबान का पक्का, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना, ये छोटे छोटे फॉर्मेट जो आपके सामने आए इनको दिमाग में रखिए, काम आएंगे। रिकॉल सेशन अपने साथ साथ रखिएगा। मैन ऑफ वर्ड्स वाला हमने कर ही लिया। एट द 11th आवर का मतलब क्या, लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण। ब्लू आइड बॉय का मतलब फेवरेट स्टूडेंट। फिर अपने पास रेड लेटर डे, अति महत्वपूर्ण दिन, कोई महत्वपूर्ण दिवस हो किसी के लिए। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी रिस्क पे। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी हो गई। हमने आइवरी टावर भी पढ़ा यहाँ पर। आइवरी टावर का भी मतलब क्या बना, काल्पनिक लोक में जीना भाई। और टू कॉल ए स्पेड, स्पष्टवादी, एक मीनिंग आप यहाँ पे याद रख सकते हो, अपरेंटली। अपरेंटली इसका भी मतलब क्या होता है, स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर। ये तो पेरेंट्स की स्पेलिंग से याद हो सकता है, PARENT, पेरेंट, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हमसे कैसी बात करना पसंद करते हैं, स्पष्ट तौर पर, जैसी है बिल्कुल वैसी की वे बात करते हैं। जैसे एक मीनिंग होता है ना कैंडिड, कैंडिड का भी मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट, जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी बात। तो इनको आपको दिमाग में रख लेना है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बातें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। भरोसा रखिए, चीजें तो याद होती हैं। बस उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए रेगुलर, चाहे कम पढ़ लो पर रोज पढ़ लो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।